हो रही एससीओ की बैठक में शामिल होंगे विदेश मंत्री। 15-16 अक्टूबर को पाकिस्तान में ये बैठक होनी है। देखिए, एससीओ मीटिंग के लिए पाकिस्तान जाएंगे एस जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। इस बार एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। ये बैठक 15-16 अक्टूबर को होगी। पाकिस्तान के पास शंघाई सहयोग संगठन के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की अध्यक्षता है, जो रोटेट होती रहती है। अपने कार्यकाल में वो अक्टूबर में 2 दिवसीय एससीओ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग की मेजबानी करेगा। इससे पहले अगस्त में पाकिस्तान ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अक्टूबर में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन की काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक में आमंत्रित किया था और इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए विदेश मंत्री पाकिस्तान जा रहे हैं। पाकिस्तान में एससीओ की बैठक होने वाली है। 15-16 अक्टूबर को यह बैठक होगी। और न्यूज रूम से हमारे सहयोगी, हमारे एडिटर जुड़ चुके हैं, ओम प्रकाश, उनका रुख कर लेते हैं। ओपी जी, 15-16 अक्टूबर को पाकिस्तान में बैठक होनी है। अब चूंकि विदेश मंत्री जा रहे हैं तो क्या मायने निकाले जाएं इसके और किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? एससीओ की जो शंघाई सहयोग संगठन की जो बैठक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो सेंट्रल एशिया के जो देश हैं इसके सदस्य हैं और भारत की एक इसमें अहम भूमिका होती है, इसलिए इसमें शामिल होना जाना एक तरह से भारत के लिए कंपल्सन भी है और जाना भी चाहिए। अगर जिस तरह से अभी दुनिया भर में संकट के दौर से गुजर रहा है दुनिया, यूक्रेन और रशिया के बीच वॉर चल रहा है, मिडिल ईस्ट में क्राइसिस है, ऐसे समय में ये बैठक हो रही है। इसलिए जो वैश्विक मंच ये प्रदान करता है ये संगठन, उसमें भारत का शामिल होना बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, चाहे वो बैठक पाकिस्तान में ही क्यों नहीं हो। हाँ, पहले इन्विटेशन जो पाकिस्तान की तरफ से आया था वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए आया था, लेकिन भारत ने पहले ही साफ कर दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी की जगह कोई उच्च जो बड़ा जो मंत्रालय है वो जाएगा, कोई बड़ा मंत्री जाएगा भारत की ओर से, और इसीलिए विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है इस बैठक में जा रहे हैं। निश्चित तौर पे जो विदेश मंत्रालय की तरफ से एक और जब सवाल पूछा गया कि क्या बैठक में बायलैटरल मसलों पे भी चर्चा होगी, जब एस जयशंकर विदेश जा रहे हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं, इतने लंबे समय बाद भारत का कोई मंत्री पाकिस्तान जा रहा है, तो क्या बायलैटरल इश्यूज पे भी बातचीत होगी? तो उस पर एमईए ने फिलहाल इनकार किया है, लेकिन संभव है कि साइडलाइन में पाकिस्तान के नेताओं से जयशंकर की मुलाकात हो या जो दूसरे देश के जो नेता आ रहे हैं वहां पे उनसे मुलाकात हो। निश्चित तौर पे इस बैठक में आपसी सहयोग और जो सामरिक महत्व की जो चीजें हैं उन पे चर्चा होने के साथ साथ आतंकवाद को लेकर चर्चा होगी और जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस है और यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है उनको लेकर बातचीत होगी। बिल्कुल ओपीजी, साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे कौन से बड़े नेता जो हैं इस बैठक में हिस्सा लेने वाले। इसके साथ साथ जैसे कि भी आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया गया था लेकिन वो नहीं जा रहे हैं और अब विदेश मंत्री जो है वो बैठक का हिस्सा बन रहे हैं, तो पाकिस्तान किस तरह से लेगा इसे? देखिए, उज्बेकिस्तान है, चीन है, रशिया है, बाकी और भी कई जो इसके सदस्य हैं, उनके सभी जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो इस बैठक में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को इसीलिए ये बेसिकली इस बैठक में क्या होता है, राष्ट्राध्यक्षों को या उच्च जो सरकार के जो उच्च पदाधिकारी हैं उनको बुलाया जाता है। तो चूंकि इस बैठक में एस जयशंकर जा रहे हैं और दूसरे मुल्क कई मुल्क के जो सदस्य देश हैं उनके जो राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, तो इसलिए संभव है कि इस बैठक में चीन से जो हमारा संबंध है, अभी कड़वे संबंध जो चल रहे हैं भारत और चीन में, उनको लेकर बायलैटरल कोई मसले पर चर्चा हो सकती है। रूस के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं तो उन पे कोई बातचीत आपसी हो सकती है, लेकिन जो संगठन है उसमें बातचीत नहीं होती है। संगठन में तो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मसलों पे बातचीत होती है, जो आपसी मसले हैं सेंट्रल एशिया के उन पे बातचीत होती है, सामरिक महत्व के जो मुद्दे हैं उन पे बातचीत होती है, व्यापारिक सहयोग बढ़ाने के लिए जो बातचीत होती है उनको बातचीत हो सकती है, स्वास्थ्य है, पर्यावरण है, सहयोग की बात हो सकती है, आर्थिक सहयोग की। लेकिन जब इस तरह की बैठक होती है जिसमें 17-18 देशों के राष्ट्राध्यक्ष जहां शामिल आएंगे, तो निश्चित तौर पे साइडलाइन में जो बैठक होती है उनका भी काफी महत्वपूर्ण होता है, उनसे नए दरवाजे खुलते हैं। आपको याद होगा कि
चीन के साथ हमारी बैठक बातचीत चल रही है और अजीत डोभाल जो थे उनके साथ बातचीत हुई थी, तो उसमें नए दरवाजे खुल रहे थे और चीन ने कहा है कि अब एक दो पॉइंट छोड़कर भारत के साथ जो हमारी बातचीत जो है वो काफी सफल रही है, एक दो जो मसले हैं उनको भी सुलझा लिया जाएगा डिप्लोमेटिक तरीके से। तो निश्चित तौर पे जो साइडलाइन में मीटिंग्स होती हैं उनका बहुत ही प्रभाव पड़ता है और जब वो एक कॉन्क्रीट नतीजे पे पहुंचती हैं तब बायलैटरल मीटिंग होती है और समझौते पे दस्तखत होते हैं। ठीक है ओपी जी, ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगी, अभी हमने देखा कई चुनावी मंचों से, अगर हम जम्मू कश्मीर चुनाव का ही जिक्र कर ले तो चुनावी मंचों से जो है कहीं ना कहीं साफ किया गया है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की बातचीत नहीं होगी, पहले आतंकवाद पर लगाम लगानी होगी। और अब चूंकि ये जो बैठक है ये पाकिस्तान में ही हो रही है, तो क्या इन चीजों को कोरिलेट किया जा सकता है? नहीं, देखिए निश्चित तौर पे पाकिस्तान की ये कोशिश यही होती है कि जब भी इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय मंच मिले तो वो पाकिस्तान का नाम ले लेता है या कश्मीर का नाम ले लेता है या कश्मीर में जो अभी 370 जो अनुच्छेद हटाया गया उसकी चर्चा कर देता है। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते जब ही यूएन की महासभा की बैठक थी उसमें भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने 370 हटाने का और कश्मीर का जिक्र किया था, जिसका जवाब भारत ने माकूल जवाब दिया था। और उसी तरह से निश्चित तौर पे जब इस तरह का मंच मिलता है तो पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश होती है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों का इस्तेमाल जो है वो भारत के खिलाफ किया जाए या भारत के जो मसले हैं उनको उठाए जाए वहाँ पे। लेकिन भारत हमेशा इस तरह के किसी भी स्टेटमेंट का विरोध करता है और जब भी इस तरह का कोई कोशिश होती है तो उसका विरोध करता है। निश्चित तौर पे अगर पाकिस्तान को भारत के साथ संबंध बनाने हैं तो इस तरह के किसी भी मंच पे उसको इस तरह की बातचीत नहीं करनी चाहिए। भारत हमेशा ही कहता रहा है कि ये द्विपक्षीय मसला है, भारत और पाकिस्तान ही इस मसले का समाधान निकाल सकते हैं और ये बातचीत तब तक शुरू नहीं होगी जब तक कि आतंकवाद को लेकर कोई नतीजा नहीं निकलता है। तो निश्चित तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद जो है, सीमा पार से जो आतंकवाद जारी है उसको लेकर जो है बातचीत है। पीछे अगर हम देखिए पाकिस्तान की छवि का अगर हम जिक्र करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की छवि किस तरह की सभी जानते हैं, वही वित्तीय तौर पर भी पाकिस्तान एक कमजोर देश माना जाता है। ऐसे में अगर हम पाकिस्तान की दृष्टि से देखें तो ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण हो रही है वहां पर हो रही है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग देशों के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर पहुंचेंगे तो पाकिस्तान के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी। देखिए ये जो बातचीत हो रही है मेरे हिसाब से अभी जिस तरह का दुनिया में माहौल है, इसलिए जो दुनिया के दो ज्वलंत मुद्दे हैं, मिडिल ईस्ट क्राइसिस और रूस और यूक्रेन क्राइसिस, इनको लेकर बातचीत जरूर होगी। इस मंच पे कैसे इसका शांति तरीके से समाधान निकले, क्या आगे किया जाए, या इस क्राइसिस के बीच जो सदस्य देश हैं उनके बीच में कैसे कॉपरेशन बनाया जाए, कैसे जो है उनके बीच में व्यापार, उनके बीच सहयोग बढ़ाया जाए, ताकि दुनिया में जो आर्थिक मंदी आ रही है या दुनिया में जो स्लो डाउन हो रहा है, इकोनॉमिक स्लो डाउन, उसका असर जो है इन पे ना पड़े। पाकिस्तान खुद इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है तो निश्चित तौर पे उसकी वो कोशिश करेगा कि सदस्य दोस्तों के साथ वो बैठक करे, उनसे बातचीत करे और जो आर्थिक संकट से गुजर रहा है उससे निकलने के वो रास्ते तलाशे। तो निश्चित तौर पे बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण है और भारत का जाना इसमें इंडिकेट कर रहा है कि भारत जो है वो इसको सीरियसली लेता है, अंतर्राष्ट्रीय मसलों में वो अपने और कहीं ना कहीं जिस तरह की भी जो है बातें निकल कर कहीं ना कहीं दबे लफ्जों में सामने आई थी कि भारत जो है मीडिएट कर सकता है, मध्यस्थता कर सकता है। जिस तरह पश्चिम एशिया में जो स्थिति बनी हुई है, हम ईरान का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं और इजराइल का कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारत इसमें भी मीडिएटर बन सकता है। क्या इन मुद्दों को लेकर भी चर्चा? जैसे देखिए भारत का संबंध जो है, जैसे आपने रूस और यूक्रेन के युद्ध के समय में देखा, प्रधानमंत्री हमेशा इस बात के पक्षधर रहे हैं कि किसी भी समस्या का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकल सकता है। जब तक बातचीत नहीं निकल और उसका शांतिपूर्ण तरीके से जब तक बातचीत नहीं होगी किसी भी मसले का समाधान नहीं निकल सकता है। उसी तरह से मिडिल ईस्ट को देखें, जो आज इजराइल है या ईरान है या लेबनान है या फिर हमास है, इन सबसे जो के बीच में जो क्राइसिस है उसमें जो दो बड़े प्लेयर हैं इजराइल और ईरान, इन दोनों से भारत के बहुत ही गहरे संबंध है। भारत का इजराइल से भी गहरा संबंध है और ईरान से भी गहरा संबंध है। इसीलिए आपने देखा होगा जब से ये क्राइसिस शुरू हुआ भारत ने बहुत ही सोच समझकर अपनी पॉलिसीज को अडॉप्ट किया है। किसी इस मसले को लेकर भारत हमेशा शांति की अपील करता रहा है, चाहे वो इजराइल के जो अगवा किए गए नागरिक हैं उनको छोड़ने की बात हो या इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने की बात हो। हमेशा वो जो पक्षधर है उनसे बातचीत करके बैक चैनल डिप्लोमेसी में इसकी समाधान निकालने की कोशिश करता है। चाहे नेतन्याहू से खुद प्रधानमंत्री बात करते हैं, उनको भी उन्होंने यही संदेश दिया था कि जब इजराइल ने अटैक किया था तो जो प्रधानमंत्री की नेतन्याहू से बातचीत हुई थी तब प्रधानमंत्री ने भी यही कहा था कि इस मसले का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकाला जाए। युद्ध जो है वो किसी मसले का समाधान नहीं हो सकता है। तो निश्चित तौर पर अगर मिडिल ईस्ट की बात आती है क्राइसिस की या फिर यूक्रेन और रशिया क्राइसिस
क्राइसिस की बात आती है तो भारत की भूमिका वो अहम है और दुनिया भारत का लोहा मानती है कि भारत जिस तरह से शांति का पक्षधर रहा है, भारत जिस तरह से न्यूट्रल होकर अपने दोनों विपक्षी सहयोगियों को भी साथ लेकर चलता है, दोनों दो ध्रुवों को जो उसके दोस्त हैं जिस तरह से उनके साथ अपने रिलेशन बना के रखता है, चाहे यूक्रेन हो, रसिया हो, ईरान हो, इजराइल हो, तो इसमें भारत की भूमिका को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। भारत निश्चित तौर पे इस तरह के किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मसले पर अहम रोल निभा सकता है। निश्चित तौर पर। चलिए, शुक्रिया तमाम बातचीत जानकारी